हेलो फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय के बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर तो काफी पहले कर लिया था हम लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, और सेकंड चैप्टर इसको स्टार्ट करते हैं। इस बुक में पार्टनरशिप 4 चैप्टर्स में दे रखी है। एक चैप्टर में ही नॉट फॉर प्रॉफिट था, तो वो भी इंपॉर्टेंट था। 10 नंबर उससे भी आता है सीबीएसई बोर्ड में। बाकी बोर्ड्स में भी लगभग लगभग पैरेलल मार्किंग सी रहती है, तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में रियल लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है, पार्टनरशिप फर्म्स काफी होती हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पार्टनरशिप होती क्या है, बहुत ही आसान है। कम से कम 2 लोग चाहिए भाई, है ना। एक अकेला तो पार्टनर नहीं हो सकता। इसकी गड़बड़ कर रही है यार, सॉरी। एनीवेज, पार्टनरशिप के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, है ना। और 2 लोग अगर हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? पार्टनरशिप, ठीक। लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट आता है, व्यवसाय चलाने पर सहमत हो। अगर आप 2 लोगों ने मिल करके कोई प्लॉट खरीद लिया, ठीक है, और सोचा इस पर घर बनाएंगे, तो आप दोनों उस प्लॉट के मालिक हो गए संयुक्त रूप से, लेकिन आप लोग साझेदार नहीं हुए, पार्टनर नहीं हुए। पार्टनर का मतलब है कि व्यवसाय चलाने का काम करना है। ऐसे ही अगर आप लोगों ने 2 लोग मिल गए और 2 लोगों ने मिलकर के ये सोचा कि चलो ठीक है व्यवसाय भी चलाएंगे, या व्यवसाय चलाने का से छोड़ करके कुछ उद्देश्य पूरा करेंगे, धर्मार्थ, चैरिटी वाला काम करेंगे। 2 लोग आगे साथ में और कुछ चैरिटी का काम करने लगे। वहां पे प्रॉफिट्स और लॉस, लाभ और हानि के विभाजन की कोई बात नहीं है, तो भी पार्टनरशिप नहीं है। यानी कि लाभ का विभाजन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में व्यवसाय चलाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्यवसाय चलाने पर सहमत हो जाएं तथा लाभ का विभाजन, ठीक है। अब कोई सोचेगा कि यार इसका मतलब हानि हो गई तो क्या होगा? लाभ ही जब नेगेटिव हो जाता है ना, तो उसको हानि बोल देते हैं। आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो आपको लाभ है। आपको निगेटिव 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ऋणात्मक 10 का, तो हानि हो गया। तो जो हमारे यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है ना लॉ में, वो लाभ और हानि दोनों को इंक्लूड करती है। लाभ ही लिखा हुआ है लेकिन ऋणात्मक लाभ को भी बोल देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, लाभ का विभाजन भी इंपॉर्टेंट है और व्यवसाय चलाना भी इंपॉर्टेंट है। और पार्टनरशिप सुनकर के 2 या 2 से ज्यादा तो समझ में आता है सारे लोगों को, लेकिन ये 2 चीजें थोड़ी सी टेक्निकल है। व्यवसाय चलाना इंपॉर्टेंट है और लाभ का विभाजन इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या है, बहुत सारे मुद्दों पर कोई अनुबंध हो नहीं सकता। इसका क्या मतलब है भाई? आप लोग बिजनेस करोगे अगर 2 लोग साथ में, बहुत सारी चीजें होती हैं, इतनी सारी छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो म्यूचुअल ट्रस्ट पे भी चल रही होती हैं, और कई जगह ऐसी होती है जहां पर आप लोग कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं साइन करोगे आपस में कि नहीं यहाँ पर इतना इतना काम हुआ तो हम इतना मानेंगे। मोटा मोटा आप कर लोगे, बहुत सारी चीजों में आप कर नहीं सकते। इम्पॉसिबल भी है और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है। अननेसेसरी कॉस्ट भी ऊपर बढ़ाएगा। आपको काम करना है कि लीगलिटीज में पड़े रहना है। तो इस वजह से हमारे यहाँ पर क्या आता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का है। इसके प्रोविजंस को देख लिया जाता है जब भी इस तरह की कोई चीज आती है जिसको लेकर के अनुबंध नहीं था। तो किस तरह से चीजें देखी जाएंगी, अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज इसमें लेकर के अनुबंध नहीं है और फिर बाद में कोई झगड़ा होता है, या कुछ भी झगड़ा को छोड़ करके बाकी भी दोनों लोग सोचते हैं कि यहाँ पे थोड़ा डिसएग्रीमेंट है, या फिर इसको वास्तव में कैसे देखा जाना चाहिए, तो वहां पर हम लोग इस अपने एक्ट की मदद ले लेते हैं। किसकी? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की। अच्छा, अब साझेदारी की प्रकृति कैसी होती है? जो पॉइंट्स हम लोगों ने बोले उन्हीं को एक बार अच्छी तरह से व्यवस्थित तरह से लिख देंगे। मान लीजिए एग्जामिनेशन में आ गया और आ सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो ये होती है कि लाभ और हानि जो है ना, वो सारे पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। जितने भी पार्टनर्स हैं बराबर बराबर बांटे जाएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। किस प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा, वो डिपेंड करेगा किस पर? साझेदारी विलेख पर, जिसको हम लोग बोलते क्या है? पार्टनरशिप डीड, जिसकी बात हम लोग अपने अगले वीडियो में करेंगे। क्या होता है वो? पार्टनरशिप डीड, साझेदारी विलेख, ठीक है। अच्छा, क्या बोला मैंने? लाभ और हानि सारे लोगों के बीच में बांटा जाएगा। कितना कितना होगा ये अलग बात है, लेकिन सारे ही लोगों के बीच में होगा। लेकिन जो व्यवसाय चलाने का काम है, जरूरी नहीं है वो सारे लोग करें। उनमें से हो सकता है कुछ लोग ही व्यवसाय चलाने में जिम्मेदार हो, कुछ लोग डायरेक्टली व्यवसाय चलाने में जिम्मेदार नहीं है, वो पूंजी दे रहे हैं, उनका कुछ और योगदान होगा। लेकिन हो सकता है कि सारे लोग व्यवसाय चलाने में काम ना करें, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक के द्वारा व्यवसाय चलाया जा रहा हो, ये भी संभव है, ठीक है। लेकिन लाभ और हानि में सारे लोग साझेदार होंगे। तो व्यवसाय चलाने का उद्देश्य है, व्यवसाय चलाने पर सहमत हैं, व्यवसाय के लाभ और हानि को बांट रहे हैं। लेकिन सारे लोग व्यवसाय चलाएं ये जरूरी नहीं। चला सकते हैं, जरूरी नहीं। कुछ लोग चला सकते हैं, ये भी हो सकता है। कोई एक ही चला सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे ऐसे करके 6 पॉइंट्स हैं जो एक एक करके हम लोग लिख देंगे अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है। तो क्या होता है? संस्थापक साझेदारों के अतिरिक्त अन्य कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं।
मतलब क्या हुआ है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, एकल स्वामित्व की बात करते हैं, एक होती है कंपनी, हम लोगों ने ये सब किसमें पढ़ा हुआ है, किसमें पढ़ा हुआ है, ये सब बिजनेस स्टडीज में पढ़ा हुआ है। तो जब हम लोग बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने अलग अलग व्यवसाय के स्वरूप देखे, तो उसमें एक होता था साझेदारी। साझेदारी फर्म जो है ना, फर्म क्यों बोलते हैं भाई, फर्म तब है जब आपके यहाँ एक से ज्यादा लोग आ गए तो फर्म हो गई। साझेदारी क्यों है, क्योंकि साझेदार मिलकर के फर्म बन रही है। लेकिन ये फर्म कंपनी नहीं है। कंपनी में क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, अपना खुद की एक लीगल एंटिटी होती है, अपना खुद का वैधानिक अस्तित्व होता है। यहाँ पे फर्म का कोई अस्तित्व नहीं है। फर्म वास्तव में साझेदारों को मिलाकर के ही है, ठीक है। तो साझेदार जो है उनके अतिरिक्त कोई अलग वैधानिक अस्तित्व नहीं है, अन्य कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं है, समझ गए। कंपनी नहीं है ये, पार्टनरशिप है, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, इसका फर्क जो पड़ता है ना वो सीधा सीधा पड़ जाता है आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी में, जो भी मैंने लिखा होगा कहां पर, अनलिमिटेड लायबिलिटी लिखा हुआ है, व्यवसाय करना उद्देश्य, साझेदारी के उत्तरदायित्व, हाँ ये सीधा 6 पॉइंट से मिला दीजिए। इसका मतलब क्या होता है कि अगर लीगल एंटिटी अलग नहीं है ना, तो किसी ने केस कर दिया मान लीजिए, तो साझेदारी फर्म के ऊपर केस नहीं हो सकता, कंपनी के ऊपर केस हो सकता है। यहाँ पे साझेदारी फर्म के ऊपर केस हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली जो पार्टनर्स हैं उनके ऊपर हुआ। समझ रहे हैं आप बात, यहाँ डायरेक्टली पार्टनर्स की बात आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है, कोई लीगल एंटिटी है नहीं। और साथ में अगर मान लीजिए नुकसान हुआ, साझेदारी फर्म में अगर नुकसान हुआ, तो नुकसान आपको अपनी जेब से भरना पड़ सकता है। क्यों, क्योंकि जो आपकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है वो साझेदारी वाले क्षेत्र से अलग नहीं है। कंपनी में क्या होता है, कंपनी अलग है, आपकी व्यक्तिगत चीजें अलग हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने मिलकर के साझेदारी की, लाभ का भी बांटने की बात की, हानि भी बांटोगे। और हानि बांटने के समय पर कैसे बांटोगे, आपका मान लीजिए अगर बहुत ही ज्यादा नुकसान हो गया तो आपकी व्यक्तिगत जो प्रॉपर्टी है वो भी जा सकती है, ठीक। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। और बाकी उत्तरदायित्व की बात भी हम लोग अभी कर लेते हैं। उत्तरदायित्व बाकी क्या होता है कि आप अपने लिए तो उत्तरदायी हुई, पार्टनरशिप में जो आपका रोल है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, साथ में आपके जो पार्टनर्स हैं उनके द्वारा किए गए कामों के लिए भी आप उत्तरदायित्व हो। इसका क्या मतलब होता है, इसी को हम लोग बोल देते हैं पारस्परिक अभिकरण, इंग्लिश में बोलते हैं उसके म्यूचुअल एजेंसी। कोई एजेंसी है ना, ये इंग्लिश में कॉन्सेप्ट है, बहुत आसान है, ऐसे डरना बिल्कुल नहीं। एजेंसी जो होता है ना, एजेंसी में हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाते हैं प्रिंसिपल और एजेंट का, ठीक है। एक होता है मुखिया, मुखिया साहब हमको बताएंगे करना क्या है, और जो काम कर रहा होता है वो हो जाता है एजेंट। तो मुखिया के पास अधिकार क्षेत्र है, मुखिया हमें डायरेक्शंस दे रहे हैं, और जो काम करने वाला है वो क्या हो गया, एजेंट। मुखिया भी काम कर रहे हैं लेकिन वो बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए काम का प्रभाव सारे एजेंट्स पे पड़ेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, आप मुखिया भी हो, आप एजेंट भी हो। मुखिया कैसे हो, आप 3 पार्टनर्स हैं, मान लीजिए आप और आपके दोनों दोस्त जो बहुत अच्छे हैं, आप तीनों लोग मिलकर पार्टनरशिप कर रहे हो। अब इसमें आपने कुछ डिसीजन लिया, आपने पार्टनरशिप की तरफ से कोई नई चीज साइन कर दी बिना उन दोनों को बताए, तो आप मुखिया हो गए, क्योंकि आप पार्टनरशिप क्या करेगी ये चीज डिसाइड करने का अधिकार रखते हो। और आपके द्वारा बताए गए और निर्णय लिए गए काम पर वो दोनों लोग भी बंध गए। क्यों बंध गए, क्योंकि जो आपने साइन कर दिया वो उन दोनों के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। समझ रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रिंसिपल हो गए, आप मुखिया हो गए, आपने डिसाइड कर लिया। लेकिन आप एजेंट कैसे बन सकते हो, कोई दूसरा अनुबंध आपका दोस्त भी तो कर सकता है। उसने जब किसी और के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया पार्टनरशिप को लेकर के, या फिर उसके द्वारा किए गए काम की वजह से आपको भी फर्क पड़ेगा, तो यहां पर उसने डिसाइड कर लिया आपकी जगह और उसका आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, तो आप यहाँ पे एजेंट हो गए। तो प्रिंसिपल और एजेंट, आप प्रमुख भी हो और आप अभिकर्ता भी हो, दोनों चीजें होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एजेंसी। प्रिंसिपल भी होना और एजेंट भी होना। तो सारे पार्टनर्स प्रिंसिपल्स भी होते हैं और सारे ही पार्टनर्स क्या होते हैं, एजेंट्स भी होते हैं। अच्छा, ये बात भी हमें समझ में आ गई। तो क्या क्या समझ लिया हम लोगों ने, ये समझ लिया, ये समझ लिया और ये समझ लिया। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, ये तो अपने को पता ही है। अब इसमें अधिकतम कितने हो सकते हैं, 2 या 2 तो आएंगे ही कम से कम। अधिकतम में हमारे यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट है ना 2013 का, इसमें सेक्शन 464 है, धारा 464, वो ये कहती है कि अधिकतम 100 हो सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं हो सकते। लेकिन 100 से कम अगर करना है तो ये अधिकार किसको है, केंद्र सरकार को ये चीज निर्धारित करने का अधिकार है। किसको है, केंद्र सरकार को। और हमारी केंद्र सरकार ने निर्धारित भी कर दिया, केंद्र सरकार ने बोला कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 होंगे, ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, देखो एक्ट ये बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा 100 हो सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उससे कम भी निर्धारित कर सकती है, और केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया कि 50 होंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाता तो क्या आंसर होगा, 50 हो जाएगा। तो अधिकतम 50 लोगों से मिलकर के पार्टनरशिप बन सकती है, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कि धारा 464 में ऐसा आएगा नहीं, लेकिन हाँ सीए वगैरह में आ सकता है, इसमें बोर्ड में तो नहीं आएगा, लेकिन ऐसे पूछ लिया गया
कि धारा 464 में अधिकतम कितनी संख्या दे रखी है, तो आपको लगेगा अरे पार्टनरशिप में तो मैक्सिमम 50 होते हैं तो 50 करके आ जाएंगे, तो गलत हो जाएगा। धारा 464 में लिखा हुआ है कि अधिकतम 100 हो सकते हैं, बाकी केंद्र सरकार निर्धारित कर सकती है। तो केंद्र सरकार जो निर्धारित करके दे दिया उसने 50 दे दिया, इसलिए प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस में आजकल 50 ही है। ठीक, अच्छा अब क्या बाकी रह गया, ये बाकी है अनुबंध या समझौता होना चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना। प्रॉब्लम क्या आती है, अनुबंध या समझौता का मतलब क्या होता है, कोई एग्रीमेंट हो गया तो पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, है ना। अब वो एग्रीमेंट लिखित हो तभी तो आप दिखा पाओगे, लेकिन लिखित को छोड़ करके अगर वो ओरल हो गया, मौखिक हो गया, तब भी हम उसको मान लेते हैं अनुबंध। अब यहाँ पर कभी कभी खींचतान हो जाती है, ठीक है, आपने कभी किस टाइम पर क्या बोला था और इसको आपने पार्टनरशिप में मान लिया, ये नहीं माना वो नहीं माना, इसलिए अच्छा ये रहता है कि लिखित हो। ठीक, लिखित होना जरूरी नहीं है लेकिन बेटर है, प्रिफर्ड है। क्या बोलते हैं हम लोग, एक शब्द होता है प्रिफर्ड। जैसे आप बोल दीजिए कि आपको चाय कम पसंद है, कॉफी ज्यादा पसंद है, तो आप क्या बोलते हो, आई प्रिफर कॉफी टू टी। ठीक है, चाय की तुलना में आपको कॉफी ज्यादा पसंद है। ऐसे ही ओरल एग्रीमेंट की तुलना में, मौखिक एग्रीमेंट, मौखिक अनुबंध की तुलना में लिखित अनुबंध ज्यादा अच्छा मनाता है, ज्यादा अच्छा प्रमाण रहता है, किसी में खींचतान नहीं होगी, सब लोग कहेंगे देखो हाँ भाई ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है, व्यवसाय करना उद्देश्य, मैंने आपको पहले बता दिया था। आप प्लॉट खरीद करके बैठ गए, है ना, अपना घर बनाने के लिए, तो ये क्या बोला जाएगा, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप नहीं होगी। लेकिन आप दो लोगों ने प्लॉट खरीद रहे हो प्रॉफिट करने के लिए, कि खरीद लेंगे फिर महंगी हो जाएगी जमीन तो बेच देंगे, तो प्रॉफिट करने के जब उद्देश्य से काम कर रहे हो तो वहां पर क्या हो गया, वो चीज व्यवसाय हो गई, क्योंकि आप व्यवसाय के लिए खरीद रहे हो, आप खुद के उपभोग के लिए नहीं कर रहे हो। तो अगर आपका उद्देश्य जो है वो व्यवसाय करना नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं होगी। व्यवसाय करना उद्देश्य होना भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब क्या बचा, लाभ का विभाजन, ये मैंने पहले बता दिया था। लाभ का विभाजन बोले तो हानि का विभाजन भी, लाभ और हानि दोनों का आपको विभाजन करना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चैरिटी काम करने के लिए आपने कुछ खोल लिया तो उसको भी आप पार्टनरशिप बोल दोगे। तो ये हमारी क्या हो गया, साझेदारी की, पार्टनरशिप की बेसिक जो नेचर है उसकी बात कर ली, बहुत आसान है। अब इसी में हम लोग अगले वीडियो में साझेदारी विलय की बात करेंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन बाकी वीडियोस भी देखिएगा, उसके बाद ही आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूजन है लेकिन अगले वीडियोस में डिस्कस हो रहा है तो उनको भी देख लीजिएगा। और बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आप सारे लोगों के लिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।